जरा सोचिए, एक छोटा सा अमेरिकी शहर, रात का घना अंधेरा, सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक अनजानी सी दहशत। आज के इस विश्लेषण में हम डायरेक्टर RZA की 2026 की एक बेहद डार्क और थ्रिलिंग फिल्म की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक आम थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और खौफनाक सच्चाई का पर्दाफाश करती है। वन स्पून ऑफ चॉकलेट। आज इसी फिल्म के जटिल प्लॉट, इसके किरदारों और इसके पीछे छिपे गहरे सामाजिक संदेशों का एक एक करके विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डार्क सिनेमैटिक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही ना एकदम रूह कंपा देने वाली है। लॉनी नाम का एक युवा, टैलेंटेड ब्लैक एथलीट, रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चल रहा है। अचानक बेसबॉल बैट लिए कुछ नकाबपोश उस पर टूट पड़ते हैं। उसे तब तक पीटा जाता है जब तक कि वो बेसुध नहीं हो जाता। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो किसी अस्पताल में नहीं है। वो एक खौफनाक ऑपरेशन रूम की टेबल पर है, जहां उसके शरीर से ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उस कमरे की दीवारों पर गुलामी के दौर की पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये इस कहानी की वास्तविकता है। ये खौफनाक शुरुआत ही बता देती है कि इस शहर में दांव पर क्या लगा है। अब सवाल उठता है कि सब आखिर हो कहाँ रहा है। तो ये कहानी सेट है ओहायो के कैरनविले नाम के एक छोटे से शहर में। लेकिन कैरनविले कोई आम शहर बिल्कुल नहीं है, ये एक सनडाउन टाउन है। इतिहास में ये शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जहां सूरज ढलते ही एक खास समुदाय के लिए मौत का खेल शुरू हो जाता था। दिन के उजाले में जो शहर एकदम शांत दिखता है, रात के अंधेरे में वही शहर एक शिकारगाह बन जाता है। इस जगह की बनावट और यहाँ का खौफ ही पूरी फिल्म की नींव है। इस सनडाउन टाउन के पीछे का सत्ता का खेल सच में बहुत भयानक है। एक तरफ है शेरिफ का सिंडिकेट, शहर का शेरिफ मैकक्लाउड, जिसका किरदार माइकल जे हार्नी ने निभाया है। वो एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है जिसका पूरे शहर पर राज है। उसका असली बिजनेस कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि वो ब्लैक युवाओं के ऑर्गन्स का व्यापार करता है। और इस खौफनाक काम में गिरोह का लीडर है खुद उसका बेटा जिमी। दूसरी तरफ हैं वो कमजोर निशाने, यानी वो अकेले युवा जो रात में इस गिरोह के बेसबॉल बैट्स का शिकार बनते हैं। लॉनी उसी का एक उदाहरण था। ये तुलना एकदम स्पष्ट कर देती है कि ये लड़ाई कितनी भयानक और एक तरफा है। भाग 1, एक सैनिक की वापसी, शांति की तलाश। और यही एंट्री होती है मुख्य किरदार की, रैंडी जॉनसन, जिसे सब यूनिक बुलाते हैं। शैमिक मूर ने ये किरदार बेहद दमदार तरीके से निभाया है। यूनिक एक आर्मी वेटरन है जो ड्यूटी के 3 टूर पूरे कर चुका है। हाल ही में उसे अपस्टेट न्यूयॉर्क की एक जेल से रिहा किया गया है। अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, और वो है शांति। इसी उम्मीद के साथ वो कैरनविल आता है अपने कजिन रैम्सी के पास, ताकि वो अपने पुश्तैने घर का हिस्सा ले सके और एक बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी जी सके। उसका इरादा किसी से उलझने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन यूनिक की उम्मीदों और कैरनविल की सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ है यूनिक, जो रामसी के गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड डार्ला के करीब आने लगता है। डार्ला, जिसका किरदार पेरिस जैक्सन ने निभाया है, वो उसे एक ऐसी जिंदगी की उम्मीद देती है जहां हर पल पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न हो। यूनिक बस इनविजिबल होना चाहता है, किसी की नजरों में नहीं आना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ है कैरनविल की खौफनाक वास्तविकता। जेल से छूटने के बाद भी यूनिक आजाद नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे कब्रिस्तान में आ फंसा है जहां से रात की हिंसा से बचना लगभग नामुमकिन है। भाग 2, सिस्टम के खिलाफ बगावत। सब्र का बांध टूटता है। यहां से कहानी अचानक रफ्तार पकड़ती है। सबसे पहले लॉनी गायब होता है, जो कि यूनिक का ही एक और कजिन था। ये इस शहर का पहला बड़ा रेड फ्लैग था। उसके बाद त्रासदी सीधे यूनिक के दरवाजे तक पहुंच जाती है, जब ये बेरहम सिंडिकेट उसके कजिन रैम्सी को भी अपना शिकार बना लेता है। यूनिक के दोनों भाई उससे छीन जाते हैं। इसी बीच यूनिक के पैरोल ऑफिसर बीम को, जिसे ब्लेयर अंडरवुड ने निभाया है, गलती से शेरिफ के इस खौफनाक राज के बारे में पता चल जाता है। बीम समझ जाता है कि यूनिक के गुस्से का ज्वालामुखी अब फटने ही वाला है, और वो उसे बचाने के लिए कैरनविले निकल पड़ता है। और ये है वो टर्निंग पॉइंट। यूनिक को समझ आ जाता है कि शेरिफ के पास शिकायत लेकर जाने का मतलब है खुद अपनी मौत को दावत देना। एक शांत जीवन की तलाश करने वाला वो इंसान अब खत्म हो चुका है। अब यूनिक अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है। अब वो शिकार नहीं है, बल्कि वो खुद एक शिकारी बन चुका है। भाग 3, खूनी चरमोत्कर्ष, आखिरी मुकाबला।
यूनिक सीधे पहुंचता है जिमी और उसके गिरोह के अड्डे पर, द मेंबर्स ओनली क्लब हाउस। यही वो जगह है जहां ये क्रूर लोग अपनी सारी खौफनाक योजनाएं बनाते थे। लेकिन आज की रात अलग है। यूनिक इस क्लब हाउस के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसता है और इसे लिटरली एक कत्लखाने में तब्दील कर देता है। वो अपने गुस्से और अपनी खतरनाक मिलिट्री स्किल्स के दम पर पूरे गिरोह पर कहर बनकर टूटता है। यूनिक एक एक करके बेहद निर्ममता और सटीकता के साथ सिंडिकेट के सदस्यों को खत्म करता है। अंत में उस अंधेरे क्लब हाउस में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, यूनिक और उस क्रूर गिरोह का लीडर जिमी। दोनों के बीच एक बेहद डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाला आमना सामना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कहानी सिर्फ अंदर नहीं चल रही है। बाहर पूरी बिल्डिंग को शेरिफ के हथियारबंद डिप्यूटीज ने घेर लिया है और वहीं ऑफिसर बीम भी पहुंच चुका है। यूनिक क्लब हाउस के अंदर है और उसे एक बेहद भयानक सच्चाई का एहसास होता है। बाहर खड़ा भ्रष्ट शेरिफ मैक्लाउड उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो वहां इसलिए है ताकि इस पूरी घटना के और उसके खौफनाक ऑर्गन बिजनेस के इकलौते गवाह यानी यूनिक को हमेशा के लिए मिटा सके। यूनिक समझ जाता है कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन यूनिक हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो शेरिफ को जीतने नहीं देता। वो अपना काम अपने ही तरीके से खत्म करने का फैसला करता है। एक आखिरी गोली की आवाज। इस एक गोली के साथ यूनिक जिमी को खत्म कर देता है और जिमी की मौत के साथ ही उस भ्रष्ट शेरिफ का पूरा साम्राज्य, उसकी पूरी विरासत हमेशा के लिए खाक हो जाती है। ये एक बेहद दर्दनाक लेकिन एक बहुत ही ताकतवर अंत है। भाग 4, असली मायने गहराई में। अब अगर इस पूरे कहानी के थीम्स की बात की जाए तो डायरेक्टर आरजी जे ने 70 के दशक की ब्लैक्सप्लॉयटेशन रिवेंज थ्रिलर स्टाइल का उपयोग करके कई भारी सामाजिक और राजनीतिक विषयों को छुआ है। ये फिल्म मुख्य रूप से नस्लवाद और एक पूरे सिस्टम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थित हिंसा पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है। ये एक अकेला आदमी बनाम एक पूरा भ्रष्ट शहर की क्लासिक कहानी है, जहां बदले और न्याय के बीच की धुंधली लकीर को पर्दे पर उतारा गया है। हमारा मकसद यहां किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं है, बल्कि बस ये देखना है कि फिल्म निर्माता ने कहानी के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया है। और अंततः इस फिल्म का जो टाइटल है ना, वन स्पून ऑफ चॉकलेट, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका सिंबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिस तरह एक चम्मच चॉकलेट पूरे दूध का रंग बदल कर रख देती है, ठीक उसी तरह एक अकेला व्यक्ति जैसे कि यूनिक एक पूरे भ्रष्ट और सड़े हुए सिस्टम की सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकता है। वो अकेला ही उस पूरे ढांचे को हिलाकर रख सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या एक इंसान की बगावत, उसका बलिदान वाकई इतने बड़े और ताकतवर सिस्टम को बदल सकता है? फिल्म वन स्पून ऑफ चॉकलेट एक्शन और थ्रिल के साथ साथ इस विचार को गहराई तक उतार देती है। इस कहानी की तह तक जाने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय पर चर्चा होगी। तब तक ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है।